नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट है हमारा। जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं तो हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए जो है अपने जो फाइनेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है उसे कैसे कैसे इन्वेस्ट करें, उसको कहाँ बजट करें, मतलब कि कैसे लगाएं उस पैसे को, वो हम देखते हैं। तो उसमें से एक पार्ट ये भी है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा समझिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है। हम लगभग जनरली हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ना पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेचुरल सी बात है, हर कोई अगर बिजनेस करता है तो पैसा अगर वो लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए तो लगा रहा है ना, ऐसे तो खाली पैसा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट हो गया। अगर मान लीजिए, ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा बिजनेस है बढ़िया सा, यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस करते हैं और हमारे पास 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए को हमने बिजनेस के अंदर सामान ले लिया, सब कुछ कर लिया, लॉन्ग टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 5 ईयर के लिए। अब हमें बिजनेस में ट्रांजैक्शन करनी है, अब हमें पैसा चाहिए किस चीज़ के लिए, हमें बिजनेस के अंदर कोई सामान परचेज करना है। अचानक से हमें पता चला कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, तो अब हम उसे कैसे परचेज करें। हम तो कहेंगे जी हाँ जी 10 लाख रुपए तो हमारे पास है भी क्या थे, लेकिन हमने तो 5 साल के लिए उसको क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आपके पास कितना पैसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ होना तो चाहिए ना, कुछ ऐसा पैसा जिससे आप लोग अपने बिजनेस को डेली रूटीन में काम कर पाओ। डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उसको आप कैसे पूरा करोगे जब आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंड जिससे हम डेली रूटीन के एक्सपेंस कर सकें, छोटे मोटे खर्चे जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस है उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिएगा ना, तो वर्किंग कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल के 2 एस्पेक्ट हैं हमारे। देखिए, जनरली जब हम बिजनेस करते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल की कोई मेंटेनेंस नहीं करते, कोई चक्कर नहीं है, अपना आराम से जितना पैसा आया उतना का उतना हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम लोग कभी भी ये सोचते नहीं कि गल्ले के अंदर कितना पैसा होना चाहिए जो डेली हमें चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम अपने बिजनेस को करते हैं, डेली की हमारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो लगता है कि अरे इस चीज़ के लिए तो हमने पैसा रखा ही नहीं। फिर हम सीखते हैं कि हाँ सच में ये तो रखना चाहिए था। तो वो कैसे रखना चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें से पिछली बार आपका मेरे ख्याल आया हुआ है मैचिंग कंसेप्ट में से। तो जितने क्वेश्चन लगभग बनते हैं मैं आपके सारे आज का टॉपिक आपका वर्किंग कैपिटल वाला क्लियर करा दूंगी। देखिए ध्यान से समझिए बात को। ये है जी हमारा कैश। कैश हमारे पास है। अब हमने कैश से स्टॉक परचेज कर लिया। स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक जब हम परचेज करेंगे तो हम उसको सेल भी करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि पैसा उसी टाइम वापस आ जाएगा। हो सकता है हम लोगों का जो सिस्टम है वो क्रेडिट पे है, हम लोग कुछ टाइम के लिए जो माल है वो बेचते हैं ना, उधार का ही सिस्टम चलता है, 1-1.5 महीने के बाद पैसे आते हैं। तो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए, रिसीवेबल से फिर से कैश में कन्वर्ट होंगे। कब होंगे, उस टाइम में फिर से दोबारा से हम लोग स्टॉक परचेज करेंगे, फिर स्टॉक परचेज करेंगे, फिर रिसीवेबल आएगा। तो ये चक्कर तो चलता रहेगा। तो इस चक्कर को चलाने के लिए हमें कुछ पैसा होल्ड करना पड़ेगा, जिसे हम इन्वेस्ट ना करें, जिसे हम स्टॉक में ना लें। तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल के 2 पार्ट हैं। एक तो है जी हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे हमारे पास जितनी भी करंट एसेट है, करंट एसेट्स, जितना भी हमारा स्टॉक है, जितने भी हमारे BR हैं या अदर रिसीवेबल्स हैं, ये सब के सब हमारे कहाँ ऐड हो जाएंगे जी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल के अंदर। लेकिन ये इनको कन्वर्ट होने में तो टाइम लगेगा, साथ में हमारा कैश भी हो जाएगा। तो इनको, करंट एसेट को, स्टॉक को, BR को तो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये वर्किंग कैपिटल में ही आते हैं, शॉर्ट टर्म वाली जो एसेट्स होती हैं।
फिर उसके बाद एक और पॉइंट आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग शुरू से जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, करंट एसेट, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, ये है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन आ सकता है कि नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होती है, तो आपने ये लिखना है करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। हो सकता है ये वाला ऑप्शन आया हुआ हो और बाकी के 3 अदर होंगे। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा कैश तो आएगा ही आएगा, करंट एसेट, स्टॉक, BR, जितनी भी शॉर्ट टर्म की एसेट्स हैं जो 1 साल से कम की हैं, जो वर्किंग में चलती रहती हैं, अप डाउन होती हैं, वो सब किस में आ जाएंगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि इनके कौन कौन से अप्रोचेज हैं, कौन कौन से अप्रोचेज हैं, और साथ के साथ इसको होल्ड करने की जरूरत ही क्या है, देख लेते हैं एक बार ये भी। सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल आएगा कहाँ से? वर्किंग कैपिटल के जो सोर्स हैं, रिसोर्स कह सकते हैं, वो कहाँ से हैं? एक तो है जी हमारा लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं जिसको, लॉन्ग टर्म सोर्स, जिससे हम वर्किंग कैपिटल को ले सकते हैं। मतलब कि लंबे टाइम के लिए हमने लोन लिया, मान लो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए हमने 10 लाख रुपए ले लिए और हमने उसको इन्वेस्ट नहीं करा, हमने डेली रूटीन के खर्चे के लिए यूज़ कर लिया। ये इसका एक पॉइंट है। यानी कि लॉन्ग टाइम के जो रिसोर्स हैं, जो लॉन्ग टाइम के फाइनेंस जहाँ से हम लोग कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए लोन लिया हमने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए, और हमने उसको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है, वो अभी मैं अप्रोचेस कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट टाइम भी बोल सकते हैं। अब वो कौन से हो गए जी? शॉर्ट टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया? 1 दिन से लेकर 364 दिन तक, 364 डेज तक के लिए जो भी हम लोन का अरेंजमेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा जी? वर्किंग कैपिटल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज हैं उससे अपने फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे। ये है जी शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग क्या है, कैपिटल मार्केट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल मार्केट जिसके अंदर शेयर्स इशू होते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग मनी मार्केट को यूज करते हैं, मनी मार्केट। ठीक है, और एक है जी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट, हमें लगता है कि जैसे जिस टाइम में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें लोन की ज़रूरत है उस हिसाब से ही हमें लोन मिल जाए। मान लो मार्केट के अंदर 2 साल वाला लोन मिल गया, 2 ईयर वाला, तो हम कहेंगे ये वही क्या होगा, वही लॉन्ग तो नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, तो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच का हो गया, तो लॉन्ग भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने आप ही अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए और हमें ऐसा लोन मिल जाए जो शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग के बीच का आ गया, तो वो ये हो जाएगा। ये 3 इसके रिसोर्सेज हैं या सोर्स बोल सकते हैं, जिससे हम लोग क्या है अपने फंड को कलेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। बजटिंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल जो हमारे डेली रूटीन के खर्चे हैं, जो डेली की ट्रांजैक्शन है, उनको करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है।
देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये वाला भी। क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है कि मैचिंग कंसेप्ट किसको कहते हैं या फिर हेजिंग कंसेप्ट किसको कहते हैं। 2-3 इसके अलग अलग नाम हैं। देखिए सबसे पहले तो है जी कैश। कैश होल्ड करने की जरूरत ही क्या है? ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि हमें कैश को होल्ड करना पड़ेगा? सिचुएशन इसकी 4 हैं। 4 टाइप की जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें कैश को रखना पड़ता है। अब ऑप्शन में आपका उन चारों में से एक ऑप्शन नहीं होगा, कोई और ऑप्शन दे देंगे और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है जी कैश को होल्ड करने की हमें नीड क्यों है? नीड किस लिए है हमें? नंबर एक हमें क्यों नीड है जी? ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांजैक्शन के लिए का क्या मतलब हुआ कि जब हम पैसे कोई मान लो हमें सामान परचेज करना है, अब हम गए दुकान के ऊपर और हमने कहा हाँ जी हमें ना 1 लाख रुपए का सामान दे दो। बोला ठीक है ले लो, 1 लाख का सामान ले लो, पैसे लाओ। पैसे तो नहीं है, हम तो ना क्रेडिट पे लेते हैं, हमारी तो पॉलिसी यही है, हम तो क्रेडिट पे लेंगे। बोला जी हम तो क्रेडिट पे देते ही नहीं है। बोले पहले तो हम लेके जाते थे। बोले पहले कोई और बैठता होगा, हम नहीं देते जी। अब क्या करें? कैश तो हमने रखा ही नहीं अपने पास। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें कैश को होल्ड करना जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होते हैं जिनके अंदर कैश ही चलता है, हमारा क्रेडिट चलता ही नहीं है, उधार चलती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन मोड में अपने आप को ईजी रखने के लिए, कन्वीनियंट रखने के लिए हमें क्या है? ये चाहिएगा कैश। फिर है जी हमारा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हो गया? सावधानी। सावधानी तो बिल्कुल जरूरत है। देखिए ना, अगर आपके पास पैसा है, आपको पता चला कि ये बंदा जो है ना, मान लो ये हमें उधार पे दे रहा है सामान, उधार पे सामान दे रहा है, लेकिन ये हमें उसके बाद प्रेशराइज करता है, कहता कि मैं तो तुम्हें उधार पे सामान देता हूँ, हमने 1 मंथ के लिए ले लिया, 30 डेज के लिए, 25 डेज के बाद ही नोटिस डालना चालू कि हाँ जी 30 दिन आने वाले हैं, पैसा दो, हमारा पैसा दो। या हो सकता है कि वो उधार पे जब माल बेचता है ना तो सही सामान नहीं बेच रहा, गड़बड़ कर देता है बीच में। तो ये प्रिकॉशंस होती हैं कि इनको प्रिकॉशंस को रखते हैं। जब हम लोग सावधानी रखेंगे आने वाले टाइम के लिए, तो हमें पैसा भी तो रखना पड़ेगा ना। अगर आप उधार से बचना चाहते हो और कोई और चीज़ों से बचना चाहते हो, लेकिन पैसा आपके गले में नहीं, तो आप ट्रांजेक्शन कैसे करोगे? बहुत से ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो प्रिकॉशंस के लिए, सावधानी के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, जो हमें रेगुलर मोड में चाहिए। फिर आ गया स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? सट्टेबाजी। बहुत बार मार्केट के अंदर कुछ ऐसा कोई खबर फैल गई, मान लो पता लगा कि सेल चल रही है और जो 5 लाख वाला सामान है ना, 5 लाख वाला सामान हमें 2 लाख में मिल जाएगा। 5 लाख का सामान 2 लाख में मिल रहा है, ऐसे कैसे? फैक्ट्री शिफ्ट हो रही है, जरूरत ऐसी पड़ गई अचानक, बंदे को सामान बेच के जा रहा है वो। अब हम ये सोचें, काश हमारे पास 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के लिए पड़े होते, स्पेकुलेशन के लिए पड़े होते, सट्टेबाजी के लिए पड़े होते, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम भी 5 वाला सामान 2 में ले लेते और सीधा 3 लाख का प्रॉफिट हमें हो जाता। कैसे हो जाता? जब आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं, आपकी पॉलिसी नहीं, आप कैसे कर लोगे उसको? तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए जी? स्पेकुलेशन के लिए भी मनी चाहिए। चौथा ऑप्शन। एक और बात ध्यान रखिएगा, कैश के लिए, होल्डिंग के लिए 4 ऑप्शन है, स्टॉक के लिए 3। हो सकता है स्टॉक के अंदर वो पूछ ले चौथा ऑप्शन डाल के कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे जी कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा आजकल बैंकों के अंदर लिमिट है। SBI के अंदर जैसे 3,000 रुपये चाहिए, देना बैंक में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कन्वर्ट हो गया, 2100 रुपये हैं, HDFC में 10,000 हैं, ICICI में भी 10,000 हैं लगभग। तो ये बैंक क्या कहते हैं, भी हमारे पास है ना, आप पैसा मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों?
क्यों रखें हम इतना पैसा? बोले बदले में हम आपको सेफ्टी देंगे, आप ट्रांजैक्शन अगर करते हो किसी कारण से आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी ज़्यादा की इसी अमाउंट की, तो आप उस अमाउंट को यूज़ कर लो, बाद में दोबारा से डाल दो, हम एक दिन का कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे, आपकी होल्डिंग मनी पड़ी रहेगी, आप सिक्योर रहोगे, आप सेफ रहोगे। तो इसलिए क्या करते हैं वो मिनिमम बैलेंस छुड़वाते हैं कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाए तो आपके पैसे शॉर्ट पड़े हो तो आप उसको इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो ये आ गया कंपनसेशन, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशंस, स्पेकुलेशन और कंपनसेशन, ये 4 पॉइंट हैं इसके। अब मैं आपको स्टॉक का बताती हूँ कि स्टॉक को भी हम लोग क्या है वर्किंग कैपिटल में ही मानते हैं। तो स्टॉक को हमें होल्ड क्यों करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा स्टॉक अपने पास क्यों रखना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है कि हम एक दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा होता है, हमें लगता है यार इतना सामान तो इसका कहाँ बिकता होगा, लेकिन फिर भी स्टॉक बहुत पड़ा होता है। सोचते हैं हर बार कि इतना स्टॉक क्या बिकता होगा क्या इसका, लेकिन दुकान भरी पड़ी है। तो उसका रीजन भी देख लेते हैं कैसे। स्टॉक होल्ड रीजन, स्टॉक को होल्ड करने के रीजन इसलिए हैं कि कहते हैं ना कि ग्राहक और मौत का कुछ नहीं पता, सच में नहीं पता कब आ जाए, जाने कब इंतजार में सुबह से शाम तक बैठे हैं, कुछ नहीं बिका, शाम को हो सकता है आधी दुकानें बिक गई हो, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। तो कैसे? तो एक तो ट्रांजैक्शन ही है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैसे कि कोई कस्टमर आया आपके पास सामान पूछने के लिए और पूछा कि हाँ जी रेड कलर का मुझे तो सूट चाहिए, दिखा दिया, बोले ब्लू कलर भी है क्या? बोले ब्लू तो खत्म हो गया। बोले ओहो मुझे तो ब्लू ही लेना था। तो तभी तो जो शॉपकीपर हैं वो हर चीज़ के 3-4 कलर हमेशा स्टॉक में रखते हैं कि अगर एक कलर पसंद नहीं आए तो तुरंत हम दूसरा दिखाएं, कस्टमर को बहाना मारने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा करना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है, नहीं तो दूसरी दुकान वाले के पास अगर ब्लू कलर है ना, चाहे वो उसको लेना रेड हो तो भी उसके पास ही जाएंगे, हाँ भी इसके बाद तो ब्लू भी है रेड भी है, अगर ब्लू अच्छा नहीं लग रहा हमें तो रेड ही लेना है, हो जाता है कई बार ऐसा। तो स्टॉक को ट्रांजैक्शन के लिए कि हमें अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो हमारे पास स्टॉक तो होगा, तभी तो हम दुकान पे सामान बेचने के लिए बैठेंगे, दिखाएंगे कि ये माल है, ये मेरे पास वैरायटी है, तभी तो रखेंगे ना। तो स्टॉक को होल्ड करना जरूरी है ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं सेल परचेज। फिर आ गया जी प्रिकॉशंस, वही सेम। प्रिकॉशंस का मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास स्टॉक रखा हुआ है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का आपके पास सेल है, स्टॉक रखा हुआ है, 10,000 की आपकी सेल हो गई, 90,000 पे पड़ा है। और आप सोच रहे हैं अगर किसी कारण से मेरे पास पिछली बार 10,000 का कम हो गया, अब कोई कस्टमर और आ जाए तो हमें सावधानी तो रखनी चाहिए ना, हमारे पास स्टॉक पड़ा होना चाहिए। माल के लिए कस्टमर आ सकता है, कस्टमर कुछ भी मांग सकता है, तो स्टॉक हमारे पास पूरा होना चाहिए। तो 90,000 का आपके पास है, एक कस्टमर आया और उसने सीधा 10 लाख का माल मांग लिया। आप कहोगे हो 10 लाख का बिक गया था ना, मुझे तुरंत 10 लाख का और ले आना था, 10,000 1 लाख का। तो यहाँ पर हम लोग सॉरी मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया, 90,000 का है तो 1 लाख का माल उसने मांग लिया और हमने कहा कि हो 10,000 का माल तो हमारा बिक गया, नहीं ये भी दोबारा से ले आते तो ये भी सेल हो जाता। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी रखेंगे तो ही हम लोग आगे बिजनेस कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर कंपनसेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, कंपनसेशन की जरूरत ही नहीं है। तीसरा वही स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मार्केट के अंदर पूरे चारों तरफ एक ही रट है कि भाई हमें जो है ना वुलन मतलब सामान परचेज करना है, और वुलन के लिए जैसे मान लो अब की सिचुएशन लगाएं कि दिल्ली जैसा जो एरिया है वो तो सील हो गया। अब यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर जिसके पास स्टॉक ज़्यादा है वही राजा है, वो अपने रेट अगर बढ़ा देगा तो भी उसका सामान बिकेगा। बाकी जो बाहर वालों ने स्टॉक इकट्ठा नहीं करा, क्यों इकट्ठा नहीं करा? उनको लगा क्या पता इतनी सर्दी ना पड़े, अब सर्दी ज़्यादा पड़ गई। तो ये जो सिचुएशन आई तो उसके अंदर सट्टेबाजी चलेगी कि जिसके पास ज़्यादा स्टॉक है दूसरे दुकानदार भी उसके पास आएंगे, भी थोड़ा सा सामान हमें भी दे दो, हम भी बेच लेंगे। तो कहेगा ठीक है बेच तो लेना, रेट मेरा 5 से 10 हो गया। सट्टेबाजी है। तो स्पेकुलेशन के लिए स्टॉक को हमें रखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर 5 वाला सामान 10 में खरीदने को लोग रेडी हो गए हैं, तो जो जिसने अगर स्टॉक रखा था वो राजा हो गया।
तो इस वजह से भी स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है सिचुएशन के लिए। अब कुछ अप्रोचेज हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देख लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक हमारा आज पूरा हो जाएगा। Approaches of working capital। Approaches of working capital टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक बार आप लिमिट के अंदर कोर्स को मतलब कि टॉपिक को समझते जाइए बस कि शॉर्ट में है, उसके बाद जब बाद में हम लोग वही है कि कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करेंगे तो फुल डिटेल में करेंगे। देखिए मैचिंग, मैचिंग को नाम से ही समझ में आ रहा है, मैचिंग कंसेप्ट भी बोला जाता है इसको हेजिंग भी बोला जाता है, हेजिंग कंसेप्ट या फिर हेजिंग अप्रोच। हेजिंग अप्रोच किसको बोला जाता है, ये पिछली बार पेपर में आया हुआ था आपका, मेरे ख्याल में आरोही में आया हुआ था या एस्टेट में ही आया हुआ था। हेजिंग को बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा इसको। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैचिंग, मैच हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल 1 महीने के लिए, तो हम 1 महीने वाला ही फाइनेंस उठाएंगे। 1 साल के लिए चाहिए तो 1 साल के लिए ही लोन उठाएंगे, 1 साल वाले सोर्स से ही हम उसको पूरा करेंगे। मतलब 1 साल के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 साल का फाइनेंस उठाया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, हम सिक्योर हो गए। अब मैचिंग से हम लोग क्या है, हमें क्या फायदा है कि हमें अगर मान लो इसके अंदर 1 साल के लिए हमने ये ले रखा है फाइनेंस और 1 साल के लिए ही ये है। अब एक मान लो अगर 6 महीने के बाद हमें लगता है कि भी हमें ना फाइनेंस भाई सही नहीं चल रहा ये तो, कि अब और भी चाहिएगा, तो कोई बात नहीं, 6 महीने का क्या, हमने तो 1 साल का ले रखा है, बढ़िया हो गया है, तो 1 साल के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 1 साल के बाद हमारी ज़रूरत पूरी हो गई और 1 साल के लिए हमने ले रखा था, हम उसकी पेमेंट कर देंगे। ये होता है मैचिंग कंसेप्ट, यानी कि जिस सोर्स की जितने टाइम के लिए ज़रूरत है, जिस फंड की जितने टाइम के लिए ज़रूरत है, उसको उसी रिसोर्स से फाइनेंस जो है उतने ही उस हिसाब से कराया जाए। अगर हमें शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम शॉर्ट टाइम का लोन लेंगे, अगर हमें लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम लॉन्ग टर्म का लोन लेंगे। फिर आता है जी कंजर्वेटिज्म वाला, ये हो गया जिससे कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है, कंजर्वेटिव अप्रोच रूढ़िवादिता, नाम से ही समझ में आ रहा है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है, वो ये कहती है कि हम लोग मान लो जैसे 1 साल के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है 1 ईयर के लिए, और हमने 1 ईयर का लोन ले लिया, फाइनेंस ले लिया। अचानक से हम 1 साल में पेमेंट नहीं कर पाए तो हम तो फंस गए यहाँ पे, अब हमें लोन की पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो ये कहते हैं कि चाहे आप 1 साल का लो, 6 महीने का लो, चाहे आप 11 महीने का लो, हम तो 5 साल वाला ही लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म वाला। यानी कि कंजर्वेटिज्म है, हमें कोई मतलब नहीं है आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो चाहे लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करो, हम लॉन्ग टर्म वाले लोन को लेकर ही आपके पास लेके आएंगे। क्यों, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आप 1 साल में पैसा नहीं दे पाए तो 2 में दे दो, 2 में नहीं दे पाए तो 3 में, 3 में नहीं तो 4 में, हमारे पास तो 5 साल की लिमिट है, हम सिक्योर हैं, मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम लोग क्या है, कंजर्वेटिज्म के अंदर ये था रूढ़िवादिता कि हम तो अपना लॉन्ग टाइम का लोन लेंगे, शॉर्ट में नहीं पड़ने वाले कि एक दिन के लिए किसी से पैसा उठाया और कहीं और लगा दिया, दूसरे दिन किसी और से उठाया उसको पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। फिर है जी अग्रेसिव टाइप के लोग, जैसे आपने देखा होगा सट्टेबाजी वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो यही करते हैं। हमें पता लगा कि अगर हम 10 दिन के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो 1 लाख के 2 लाख रुपए बन जाएंगे। हम तुरंत गए, 15 दिन के लिए हम लोन ले आए, 15 दिन के लिए 2 लाख तो बने नहीं। अब क्या करें, ये लोन तो देना पड़ेगा, ब्याज भी ज़्यादा है, फिर इसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा और हो सकता है ये 2 लाख तो आए नहीं, फंस गए हम तो बिल्कुल बुरी तरह से।
करते करते में इस पे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जुड़ते हुए हम लोग तो बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे। तो ये अग्रेसिव अप्रोच होती है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है कि शॉर्ट टर्म के जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या यूजेस है, उसको हम लॉन्ग टर्म के फाइनेंस से पूरा करते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, 1 मिनट। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर उसको पूरा करने के लिए फिर से लोन लेते हैं, फिर लोन लेते हैं, इन चक्रों में पड़े रहते हैं, यानी कि ब्याज के चक्रों में पड़े रहते हैं। ये होता है जी हमारा मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और अग्रेसिव, 3 टाइप के कंसेप्ट हैं। सबसे अच्छा तो मैचिंग होता है, जिसके अंदर बराबर ही चलता है, लगभग रिस्क होता है लेकिन कम होता है। कंजर्वेटिज्म के अंदर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर के लिए हम लोग लॉन्ग टाइम के लोन ले लेंगे तो काफ़ी सारी एसेट जो है हमारी आइडल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो हम मैचिंग कंसेप्ट के साथ ही जाएंगे कि मैचिंग कंसेप्ट सबसे अच्छा होता है, हेजिंग कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं। ये था हमारा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल की मैंने आपको नीड बताई है। एक तो नीड है कि हमें क्यों चाहिए डेली रूटीन में काम करने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, एक हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती है। फिर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म से भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हमें होल्ड करने की ज़रूरत क्या है, कैश को हम क्यों होल्ड करते हैं, स्टॉक को हम क्यों होल्ड करते हैं। फिर हमारे 3 अप्रोचेस थी, मैचिंग, कंजर्वेटिज्म और अग्रेसिव। ये कुछ पॉइंट हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप लोग इसको देखिए, आपको समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद हमारा ये कैपिटल बजटिंग रह जाएगा, उसमें सारी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखेंगे और क्या डिस्काउंटेड है और कौन सा नॉर्मल है वो याद करने हैं, और क्या क्या मेन पॉइंट है, बस ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कल आपको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।